हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मंगोल आक्रमण के बारे में जानने वाले हैं कि मंगोल आक्रमण भारत में कैसे हुआ और कौन कौन से राजाओं ने काफ़ी मेहनत करके मंगोलों के आक्रमण से छुटकारा पाया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर हम मंगोल आक्रमण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मंगोल जानते हैं कि मंगोल कौन थे। तो मंगोल भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश के पहाड़ों से खैबर, बोलन, कुर्रम, तोची और गोमल के दर्रे से अफगानिस्तान, मध्य एशिया एवं ईरान जैसे दूरस्थ प्रदेशों को मार्ग प्रदान करते थे। यानी गोमल दर्रे से ही होकर जो भारत में इन करते थे उत्तर पश्चिम से, तो वो मार्ग प्रदान करते थे। मध्य युग तक भारत पर इसी दिशा से आक्रमण हुए और जो मध्यकालीन भारत में इसी दिशा से जो आक्रमण वो हुए। मध्य एशिया तथा उससे भी दूरस्थ प्रदेशों में हुई राजनीतिक हलचलें भी इन कारणों का कारण बनी और इन प्रदेशों में समय समय पर बर्बर, असभ्य और सभ्य जातियों का उत्थान हुआ। धीरे धीरे जो अन्य प्रदेश थे उस समय वहाँ पर बर्बर और सभ्य असभ्य जातियों का उत्थान हुआ और उन्हीं में से एक जाति था मंगोल, जिसे हम बहादुर भी कहते हैं, जिसने दिल्ली सल्तनत युग में भारत पर लगातार आक्रमण किए तथा दिल्ली सुल्तानों की राजनीति को प्रभावित किया। और जो ये मंगोल जाति है वो लगातार दिल्ली सल्तनत को प्रभावित करने के लिए आक्रमण करते रहा। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान के निवासी थे और मंगोल अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे, जिनमें आपस में शत्रुता रहती थी, यानी लड़ाई झगड़ा होते रहता था। आपस में कभी भी उन लोगों के बीच बनता नहीं था। और उन्हीं कबीलों में से एक था जो 1163 में तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ। और चंगेज खां, जिसे महान तथा श्रापित दोनों से पुकारा जाता था, और चंगेज खां काफ़ी स्ट्रगल किया। चंगेज खां भूखे रहकर भी काफ़ी कठिन मेहनत किया है और उन्होंने मंगोलों को संगठित कर मजबूत नेतृत्व प्रदान किया। मजबूत नेतृत्व कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, लोगों को बताया कि इस रास्ते पर चलो, और लोगों को संगठित किया। ऐसे विभिन्न जातियों से युद्ध करते हुए उन्होंने विभिन्न शैलियों का अनुभव प्राप्त किया। अलग अलग प्रकार के लोगों को उन्होंने एकत्र किया, अलग अलग जातियों के लोगों से युद्ध किया और अलग अलग प्रकार की शैली उन्होंने सीखा, अनुभव किया, जिसके कारण चंगेज खां के समय में मंगोल अजेय बन गए तथा उसके बाद 14वीं सदी तक एशिया एवं यूरोप में आतंक का कारण बना रहा। ऐसे कट्टर युद्धप्रिय, क्रूर तथा विश्व विजेता जाति से दिल्ली सल्तनत को संकट उपस्थित हुआ। और ऐसा माना जाता है कि भारत में भाग्य से मंगोल आक्रमण तब नहीं हुआ जब वह चरम सीमा पर था। यानी जो मंगोल आक्रमण जो है वो ज़्यादा प्रभावी था उस समय भारत में आक्रमण नहीं हुआ, नहीं तो दिल्ली सल्तनत तथा भारत पर तुर्कों की विजय नष्ट हो जाती। यानी जिस समय वे लोग प्रभावित थे उस समय अगर भारत में आक्रमण होता तो यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत थी और यहाँ पर जो तुर्क जिन्होंने विजय प्राप्त किया वो नष्ट हो जाता। तो नेक्स्ट है भारत पर मंगोल आक्रमण। जो भारत है उसमें मंगोल आक्रमण किस प्रकार से हुआ, कौन सबसे पहले प्रभावी हुआ और कौन कौन से राजाओं ने उसका विरोध किया। तो कुतुबुद्दीन से नासिरुद्दीन के समय तक मंगोल आक्रमण, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है और नासिरुद्दीन के समय जो मंगोल आक्रमण हुआ उसके बारे में देखते हैं। ख्वारिज्म शाह तथा गोर के झगड़े से भारत को अलग कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र सल्तनत स्थापित की, जो एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य था। यानी ख्वारिज्म शाह और गोर के जो झगड़े हुए उससे अलग कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सल्तनत स्थापित किया, जिन्हें दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कहा जाता है। तो ऐबक ने बुद्धिमत्तापूर्ण जो कार्य है वो किया। अगर मंगोल गोर साम्राज्य का अंत करके ख्वारिज्म के शाह पर अधिकार भी करते तो उनका भारत पर आक्रमण करना अनिवार्य नहीं था। और इसी कारण से अगर वह स्वतंत्र सत्ता स्थापित नहीं करता तो
मंगोल भारत को भी उसी साम्राज्य का अंग समझने के कारण अनिवार्य रूप से आक्रमण करते, और जो मंगोल है वो भारत को उसी साम्राज्य का अंग मानकर वह जो आक्रमण है वो जरूर करते हैं। मंगोल आक्रमण का भय सबसे पहले इल्तुतमिश के समय में हुआ। जो मंगोल आक्रमण का जो डर है सबसे पहले किसको लगा, तो इल्तुतमिश के समय, क्योंकि जब ईरान का युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करता हुआ जो चंगेज खां है वो सिंधु नदी के तट पर पहुंचा, और जो जलालुद्दीन मंगबरनी उसका पीछा करते करते जो चंगेज खां है वो सिंधु नदी के तट पर पहुंचा, और वहाँ इल्तुतमिश ने कूटनीति से काम लिया, और जो इल्तुतमिश है वो कूटनीति से काम लिया। उसने जलालुद्दीन मंगबरनी के द्वारा मदद के लिए भेजे गए राजदूत का वध करा दिया, और जो जलालुद्दीन मंगबरनी द्वारा एक मदद के लिए राजदूत भेजा गया था तो उसको उन्होंने कूटनीति से वध करा दिया और कहा कि उसके लिए दिल्ली की जलवायु अनुकूल नहीं है, और उन्होंने कह दिया कि उसके लिए दिल्ली का जलवायु अनुकूल नहीं है, और इस तरह से कूटनीति का सहारा लेते हुए जलालुद्दीन को सहायता शरण देने से इनकार कर दिया, और जो जलालुद्दीन है उसको सहायता जो शरण है वो देने से इनकार कर दिया। और ऐसी स्थिति में चंगेज खां ने सिंधु नदी को पार करके दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश करने का विचार नहीं किया, और ऐसे में जब इल्तुतमिश ने उन्हें बता दिया कि जो जलालुद्दीन है वो यहाँ पर नहीं आ सकता है, उनके लिए दिल्ली का जो वातावरण है, जो जलवायु है वो अनुकूल नहीं है, और ऐसे कूटनीति का सहारा लेते हुए जलालुद्दीन को सहायता देने से इनकार कर दिया। तब चंगेज खां को लगा कि वो दिल्ली सल्तनत की सीमाओं में प्रवेश करने का विचार नहीं किया, और वो सोच लिया कि हम वहाँ जाकर क्या करेंगे जब जलालुद्दीन वहाँ पर है ही नहीं, और उसको तो जलालुद्दीन को पकड़ना था, और ऐसी तटस्थ राज्य की सीमाओं का उल्लंघन करना भी उचित नहीं समझा। फिर मंगोलों को भारत की जलवायु भी असहम थी, और इस तरह से फिर जो मंगोलों को भारत की जो जलवायु है वो असहम मतलब उसको सहन नहीं हुआ और वो नहीं आए। रजिया बेगम के शासनकाल में मंगोल का हलचल बढ़ने लगी, और जो रजिया बेगम है उनके शासनकाल में हलचल बढ़ने लगी, और मंगोलों ने अफ़गानिस्तान पर अपना प्रभाव कायम कर लिया, और लेकिन रजिया ने अपने पिता की नीति अपनाते हुए मंगोलों से कोई संघर्ष मोल नहीं लिया। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो हलाकू से अच्छे संबंध करने का प्रयास किया तथा राजदूतों का आदान प्रदान भी किया। बलबन के समय मंगोल आक्रमण। बलबन स्वयं जब सुल्तान बना तो उसने उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए ठोस एवं मजबूत कदम उठाए। बलबन जब सुल्तान बना तो उसने उत्तर पश्चिम जो सीमा थी उसके लिए काफ़ी मजबूत और ठोस कदम उठाए। उस समय मिस्र में हलाकू की पराजय से मंगोल शक्ति को धक्का लगा, जिसका स्वयं फायदा उठाकर बलबन ने लाहौर जीत लिया। फिर उसने सीमा पर किलों की एक कतार बनाई तथा हर किले में स्थायी रूप से एक बड़ी सेना रखी एवं योग्य सरदारों को सीमा रक्षक के रूप में नियुक्त किया। और जब मिस्र में हलाकू की पराजय हुआ तो मंगोल की जो शक्ति है वो उसको धक्का लगा, और यह धक्का देखकर बलबन ने लाहौर जीत लिया। फिर उसने सीमा और किलों की एक कतार बनाई और हर किले में अस्थायी रूप से एक बड़ी सेना रखी और योग्य सरदारों को सीमा के रक्षक के रूप में नियुक्त किया। और शुरू में के कुछ वर्षों में उसकी सीमा की सुरक्षा का भार उसके चचेरे शेर खां को दिया, और बाद में लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का क्षेत्र शाहजादा मुहम्मद को एवं सूनम समाना और उच्च का क्षेत्र शाहजादा बुगरा खां के संरक्षण में दिया। और ऐसे अनेक क्षेत्र थे जो अपने चचेरे शेर खां को दिया, फिर शाहजादा मुहम्मद को दिया, समाना को दिया, ऐसे अनेक क्षेत्र हर लोगों को वो बांट दिया और काफ़ी मजबूत तरीके से उन्होंने काम किया। हर शहजादे के साथ एक शक्तिशाली सेना रख दी गई। जब बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया गया तब शाहजादा मुहम्मद ने संपूर्ण सीमा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व संभाला, और जब बंगाल का सूबेदार बुगरा खां को बना दिया गया
तब ऐसे समय में शहजादा मोहम्मद ने संपूर्ण सीमा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व संभाला। शहजादा मोहम्मद ने कई मंगोल आक्रमणों को विफल किया, और जो शहजादा मोहम्मद है उन्होंने कई मंगोल आक्रमण जब हुए तो उसको विफल कर दिया, यानी उसको मार भगा दिया। लेकिन अंत में 1286 में अचानक मंगोल सेना के द्वारा घिर जाने के कारण वह मर गया। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 1286 में अचानक जो मंगोल सेना है किसको घेर लिया, तो शहजादा मोहम्मद को। उसके बाद कायकूबाद की सीमा रक्षा नियुक्त किया गया। जब वो मारा गया तब कायकूबाद की सीमा रक्षा नियुक्त किया गया। वह योग्य तो न था, फिर भी 2 बार हुए मंगोल आक्रमण ने लूटमार के अतिरिक्त दिल्ली सल्तनत को अधिक क्षति पहुंचाने में सफलता नहीं पाई। हालांकि कायकूबाद जो है वो काफ़ी सशक्त और योग्य नहीं था, लेकिन 2 बार हुए मंगोल आक्रमण ने लूटमार के अतिरिक्त दिल्ली सल्तनत को अधिक क्षति पहुंचाने में सफलता प्राप्त नहीं किया। बलबन के अंतिम समय में जलालुद्दीन खिलजी को सीमा रक्षक का पद दिया गया, जो मंगोलों के साधारण आक्रमणों को रोकने में सफल रहा। और इस तरह से जो बलबन है उसको लास्ट में जो बलबन है वो जलालुद्दीन खिलजी को सीमा रक्षक के पद पर दिया, लेकिन क्या है कि मंगोलों के साधारण आक्रमणों को रोकने में सफल रहा। और इस प्रकार बलबन ने मंगोलों के विरुद्ध कुछ ठोस कदम उठाए तथा सफलता प्राप्त की। और इस तरह जो बलबन है वो मंगोल आक्रमण के लिए अलग अलग प्रकार से कुछ ठोस कदम उठाए, और जिस कारण उसको सफलता भी मिली। नेक्स्ट है जलालुद्दीन के समय मंगोल आक्रमण। जलालुद्दीन के समय मंगोल आक्रमण, ये खिलजी वंश का संस्थापक था। जो जलालुद्दीन है वह खिलजी वंश का संस्थापक था। इसके समय में सिर्फ एक आक्रमण 1292 में हलाकू के प्रपौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ। जो हलाकू के प्रपौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ वो भी 1292 में। जलालुद्दीन ने स्वयं सेना का मुकाबला किया था, उसे पीछे हटने पर बाध्य किया। फिर एक संधि के अनुसार जलालुद्दीन ने मंगोलों को अपने देश में बसने की आज्ञा दे दी, और एक संधि हुआ जिसमें जलालुद्दीन ने कह दिया कि आपको अगर अपना देश में बसना है तो उसके लिए आज्ञा दे दी। और चंगेज़ खां के एक वंशज उलगू ने अपने 4000 समर्थकों के साथ भारत में रहने का निश्चय किया तथा उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया एवं नवीन मुसलमान कहलाए, तथा दिल्ली के पास जहां वे बसे उस स्थान का नाम मुगलपुर पड़ गया। और इस तरह से जो जलालुद्दीन है उन्होंने एक संधि किया, और कुछ चंगेज़ खां के जो वंशज थे उलगू ने 4000 लोगों के साथ भारत में रहने का निश्चय किया, और वह इस्लाम धर्म स्वीकार किया। और इस्लाम धर्म जब उन्होंने स्वीकार किया तो वे नवीन मुसलमान कहलाए, और दिल्ली के पास जिस स्थान में वे लोग बसे उनका नाम है मुगलपुर पड़ गया। और जलालुद्दीन ने अपनी कई पुत्री का विवाह उलगू के साथ किया, और जो जलालुद्दीन है वह अपने कई बेटी का विवाह उलगू के साथ करा दिया। नेक्स्ट है जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन के समय मंगोल आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण किस प्रकार से प्रभावी हुआ और अलाउद्दीन ने उसके लिए क्या ठोस कदम उठाए, आइए जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद था। जलालुद्दीन जो है उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी था और दामाद भी था। इसके समय कादर, साल्दी, कुतलुग, ख्वाजा, तारगी, अली बेग, तारताक, कुबाक, इकबाल मंदा के नेतृत्व में 12 भीषण आक्रमण हुए। यानी बार कम से कम 6 बार आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। एक बार तो वे पंजाब तथा दिल्ली प्रांत को पार कर अमरोहा तक तथा राजस्थान में नागौर तक घुस आए थे। यानी दिल्ली के जो पंजाब और दिल्ली तक, अमरोहा तक और राजस्थान में नागौर तक घुस आए थे। एवं 2 बार उन्होंने राजधानी को घेरा डाला। अलाउद्दीन ने उन्हें नाको चने तो चबा दिए, पर उसे एहतियातन कुछ कदम उठाने पड़े और इस तरह से उसको कुछ अलग से कदम उठाना पड़ा। उसने सीरी में एक नया दुर्ग बनवाया एवं दिल्ली दुर्ग की मरम्मत करवाई। लगभग 5 लाख की एक स्थायी सेना रखी, घोड़ों को दागने की प्रथा चालू किया और नए हथियार जैसे पत्थर फेंकने वाली तोपों का निर्माण किया। यानी जो
अलाउद्दीन खिलजी है, इन्होंने अलग अलग प्रकार से मंगोल आक्रमण को बचाने के लिए कुछ उपाय ढूंढे, जिनमें से सीरी में एक नया दुर्ग बनवाया, दिल्ली में दुर्ग की मरम्मत करवाई, लगभग 5 लाख अस्थायी सेना उन्होंने रखा, घोड़ों को दागने की प्रथा चालू किया, नए नए हथियार बनाए जिसमें पत्थर फेंकने वाली तोपों का निर्माण करवाया। उसने रणनीति में परिवर्तन किए और कहीं कहीं सेनापतियों की रक्षा हेतु खाई खुदवाए, लकड़ी की दीवार खड़ी की एवं हाथियों के छोटे सस्ते रखे दस्ते रखे, शत्रु की शक्ति का पता लगाने हेतु विशेष गुप्तचर रखे और जो शत्रु पार्टी है उनका पता लगाने के लिए विशेष गुप्तचर रखे कि उनके पक्ष में कितने आदमी हैं, वे क्या क्या कर सकते हैं। तो इन सारे बातों के लिए उन्होंने एक गुप्तचर रखा। पर्याप्त युद्ध सामग्री एवं खाद्यान्न की व्यवस्था की, सुरक्षा के लिए जफर खां, उलुग खां, गाजी मालिक नायक और मालिक काफूर जैसे धुरंधर सेनापति एवं सैनिक रखे, जिनकी धाक मंगोलों पर रुक गई और मंगोलों को धमकाने के लिए उसने बंदियों को क्रूर यातनाएं देकर वध करवा दिया। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी है, उन्होंने काफ़ी क्रूरतापूर्वक शत्रुओं का जो आक्रमण है उनको उन्होंने स्वीकार किया और इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण होने से बचाया। 6 बार से ज़्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ, लेकिन उन्होंने मंगोलों को मार भगाया, कोई भी चारा नहीं चलने दिया, उन लोगों को नाकों चने चबा दिया। तो गियासुद्दीन और मोहम्मद तुगलक के समय मंगोल आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मंगोलों बहुत आक्रमण नहीं किए। गियासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था, गियासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश का संस्थापक था, इसके समय में हुए आक्रमण को इसके द्वारा विफल कर दिया गया और मोहम्मद तुगलक के समय 1327 में मंगोल नेता तारमासिरिन ने मुल्तान एवं लाहौर से लेकर बदायूं और मेरठ तक लूटमार की। इस्लामी के अनुसार मंगोलों को मेरठ के निकट परास्त करके वापस जाने हेतु बाध्य कर दिया गया, लेकिन फरिश्ता के अनुसार मोहम्मद तुगलक ने मंगोलों को बहुमूल्य भेंट देकर वापस कर दिया। और इस तरह ऐसा कहा जाता है फरिश्ता के अनुसार कि जो मोहम्मद तुगलक है वह मंगोलों को बहुमूल्य भेंट देकर उन लोगों को वापस कर दिया, यानी जो भी उसकी मांग होती थी उसको देकर उन्हें वापस कर दिया गया। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, इसीलिए आइए जानते हैं कि उसकी जो मंगोल की असफलता के कारण क्या क्या थे। जो मंगोल आक्रमण भारत में हुआ तो वो सफलपूर्वक नहीं हो पाया, तो उनका क्या रीज़न था कि वो असफल हुए। तो शॉर्ट में देखेंगे तो पहला था विश्व विजयी जो बनने का जो भावना था उसका अंत, विश्व विजयी भावना का अंत। जो विश्व विजयी बनने के लेकर वो चले थे वो नहीं हो पाया। मंगोलों की विभिन्न शाखाओं में मानवता ने नहीं होने के कारण गृह युद्ध में ही उलझ गए और उनकी विश्व विजयी भावना का अंत हो गया, ये पहला रीजन था। दूसरा है विलासमय जीवन, लूट में जो लूट कर जो धन प्राप्त होती थी तो उसमें अधिकता होने के कारण उनमें भोग विलास आमोद प्रमोद के जीवन से मंगोलों की सैनिक शक्ति, वीरता और युद्ध प्रवृत्ति में शिथिलता आ गई। जैसे कहा जाता है कि जिस प्रकार से मुफ्त में मिला हुआ जो धन होता है उसको जैसे तैसे यूज करके ख़त्म कर देते हैं और उनका जीवन में कोई भी सैनिक शक्ति या फिर वीरता नहीं रहती है। नेक्स्ट है सैनिक शक्ति में कमी आना। जो मंगोलों की जो सैनिक शक्ति थी उसमें स्त्रियों, बच्चों और वृद्धों के होने से उनकी सैनिक कुशलता एवं जो रण क्षमता है उसका ह्रास होता था। नेक्स्ट है दोष युक्त रणनीति। मंगोलों ने छापामार नीति को छोड़कर खुले रण क्षेत्र में युद्ध करने की नीति अपनाई जो उनकी प्रवृत्ति में के प्रतिकूल होने से असफल रही। जो दोष युक्त रणनीति है वो भी एक कारण था जिससे उसे असफलता मिली। नेक्स्ट है सुल्तानों का
राजनय एवं सुरक्षा नीति, सुल्तानों का राजनय एवं सुरक्षा नीति भी उन्हें कमज़ोर होने के लिए सामने आई। और इस तरह से अलग अलग प्रकार के रीजन थे जिसके कारण जो मंगोल आक्रमण है वो सफल नहीं हो पाए। नेक्स्ट है कि मंगोल आक्रमण के प्रभाव, जो भारत में मंगोल आक्रमण हुआ तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। मंगोल आक्रमण भारत में विशेष कारगर नहीं हुए, लेकिन उनसे कई ग्राम, नगर तथा करोड़ों की संपत्ति अवश्य नष्ट हुई। और जिस प्रकार भारत में आक्रमण किए तो ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ की जो ग्राम थी, यहाँ का जो नगर था, यहाँ की करोड़ों की संपत्ति अवश्य नष्ट हुई। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को मंगोलों के विरुद्ध अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाना पड़ा तथा उससे उनके शासन का आधार सैन्य शक्ति हो गई, जिससे शासक निरंकुश हो गए। और जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उन्होंने मंगोल के विरुद्ध अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाना पड़ा। नेक्स्ट है बढ़ी हुई सेना की व्यय पूर्ति हेतु वृद्धि हुई, जिससे लोगों की आर्थिक बोझ बढ़ गया। यानी सेना बढ़ाया गया, तो सेना जब बढ़ता है तो उसके लिए बहुत सारे मटेरियल उत्पादन बढ़ाना पड़ता है, तो ऐसे में आर्थिक बोझ बढ़ गया। सुल्तानों की विस्तारवादी नीति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। अलाउद्दीन के अलावा दिल्ली का अन्य कोई भी सुल्तान निश्चित होकर भारत के विस्तृत प्रदेश को जीतकर अपनी सत्ता के अधीन करने का प्रयत्न नहीं कर सका। यानी अलाउद्दीन खिलजी के अलावा दिल्ली सुल्तान जो भी थे वो भारत को विस्तृत प्रदेश को जीतकर अपनी सत्ता के जो अधीन करने का जो प्रयत्न है वो नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से मंगोल आक्रमण का प्रभाव पड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम मंगोल कौन थे और मंगोल आक्रमण कैसे कैसे हुआ और भारत में उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये जानने का प्रयत्न किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।